नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। कल की क्लास में हमने पढ़ाया था आपको हिंदी भाषा का विकास, जिसमें हमने आपको बताई थी क्षेत्रीय बोलियां। और आज हम आपको बताते हैं खड़ी बोली हिंदी का विकास। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास, इसमें भारतेंदु जो युग है, इसमें शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो जो हैं और बंदा नवाज गेसुकराज की रचनाओं में मिलते हैं। इनकी रचनाएं जो भी हैं वो खड़ी बोली में हैं और खड़ी ही बोली में इन्होंने इन रचनाओं को लिखा है। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। आज तक के समय में इसको 3 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय है। मध्यकाल 1400 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का है। और आधुनिक काल 1800 से लेकर अब तक का समय जो है वो आधुनिक काल में आता है। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 ईस्वी में इसको बनाया जाता है और इसके आचार्य जो होते हैं वो जॉन गिलक्रास्ट होते हैं। इन्होंने इसको पहला विश्वविद्यालय बनाया था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक हिंदी शब्दकोश की रचना भी की और व्याकरण के लिए एक शब्दकोश की रचना की। इन्हीं के समय में हिंदी के व्याकरण के लिए शब्दकोश को मिला, सीखने की जगह मिली। पहले इसको नहीं सीख पाते थे लोग और इसी में इनकी रचनाएं भी हुई हैं। काफी ऐसे कवि हैं जो इनके समय में थे, उन्होंने उसकी सहायता से उनको रचनाओं को पढ़ने में सहायता मिली थी। गिलक्रास्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। प्रमुख इनके कवि भी थे जैसे ईसा अल्लाह खान। इन्होंने लिखी थी रानी केतकी की कहानी। ये ठेठ बोलचाल की भाषा में थी। अगर प्रश्न पूछे कि ठेठ बोलचाल की भाषा में कौन सी कहानी लिखी गई है, तो रानी केतकी की कहानी लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? ईसा अल्लाह खान के द्वारा लिखी गई है। लल्लूलाल मिश्र की प्रेम सागर, ये बहुत प्रसिद्ध कृति है, लल्लूलाल मिश्र सागर। अगली हम बात करते हैं सदल मिश्र ने। इन्होंने लिखी थी नसीतोपाख्यान 1803 ईस्वी में। लेकिन प्रश्न बनता है, जैसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसमें लिखता है कि रामचरित, उसने दे दिया कि रामचरित किसकी रचना है। आप लोग सोचते हैं कि रामचरित मानस पूछ रहा है, तो तुलसीदास की रचना बता दी। या उन्होंने कहा कि रामायण किसकी रचना है, आपने कह दिया वाल्मीकि की रचना है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है और देखना यह है कि ये अध्यात्म रामायण और रामचरित है। ये रामचरित ना मानस है और ना ये केवल रामायण है। आपको अगर कहे अध्यात्म रामायण किसकी है तो सदल मिश्र की है। रामचरित मानस किसकी है तो तुलसीदास जी की है। और रामचरित की बात करेगा तो सदल मिश्र की है। इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है बार बार, क्योंकि ये सेम नाम है, तो इस वजह से इनमें दिक्कतें होती हैं। अगला है कि सदा सुख लाल की, तो इनकी एक ही प्रसिद्ध रचना थी सुख सागर। इन्होंने बहुत कम लिखी थी और कवियों की अपेक्षा इन्होंने कम रचनाएं लिखी थी। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था, जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड। किसके द्वारा, किस काल में हुआ, तो भारतेंदु पूर्व काल में। इसके बाद 1828 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन हुआ, जिसे 1829 ईस्वी में सरकार ने बंद करवा दिया। आगे
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी का प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी और उर्दू शैली के विरोध में इन्होंने सुधाकर पत्र का प्रकाशन किया। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण, ये भी बहुत प्रसिद्ध समाचार पत्र था। आगे नवीन चंद्र राय ने पंजाब से ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक, ये बहुत पूछा जाता है कि शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित है, तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। इसका अनुवाद जो था ये इसलिए और प्रसिद्ध है क्योंकि इसका अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया है, लिखा गया था संस्कृत में और इसका अनुवाद कर दिया गया है खड़ी बोली। ईसाई पदाधिकारियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को अपना माध्यम बनाया। इसी वजह से हिंदी और प्रचलित हो गई। जब हिंदी और प्रचलित हो गई तो उसका प्रसार भी बढ़ गया। आगे बात करते हैं कलकत्ता बुक सोसाइटी 1817 ईस्वी में, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 ईस्वी में आई। उस समय जिस समय चार्टर अधिनियम आया था। इसके विभिन्न विषयों के पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो हम आगे बात करते हैं भारतेंदु युग की। एक था पूर्व भारतेंदु युग और एक है भारतेंदु युग। ये 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक का समय है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे अरबी फारसी प्रधान हिंदी के, राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला इन्होंने और हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान रहा। इनकी ये पत्रिका थी, हरिश्चंद्र मैगजीन थी, मिस्टेक है, हरिश्चंद्र मैगजीन थी 1873 ईस्वी में आई। हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, बाला बोधनी थी, इनकी बहुत फेमस है बाला बोधनी। आगे भारतेंदु मंडल के रचनाकारों को मूल नवजागरण के लिए अब कहते हैं कि भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं। तो इन कवियों को बहुत ध्यान से देखा जाए, इनसे प्रश्न बनता है। मान लीजिए प्रश्न में दे दिया गया, 4 विकल्प दे दिए गए, उनमें पूछा जाता है छायावादी के भी कवि हो सकते हैं, द्विवेदी युग के भी हो सकते हैं। उनमें पूछा लिया जाता है कि भारतेंदु युग के कौन से कवि हैं, तो उनको आपको पहचानना होगा। तो ये याद रखें प्रमुख जो कवि हैं भारतेंदु हरिचंद हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी और ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण, ये प्रमुख कवि हैं भारतेंदु युग के। जिससे एक प्रश्न जरूर बनता है। हिंदी के विकास में काशी नगरी प्रचारणी सभा, ये बहुत पूछी जाती है 1853। इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ और प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। संपादक। आगे बात करते हैं द्विवेदी युग की। इसका समय रहा 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन के लिए नियुक्त किए गए। सरस्वती पत्रिका का 20वीं शताब्दी का आरंभ विचरण काल विश्वकोश कहा गया। 1900 से लेकर 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग में डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र हैं, उन्होंने इसको जागरण सुधार काल कहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। हरिऔध के नाम से पूछा जाता है, इनका पूरा नाम पूछा जाता है हरिऔध सिंह उपाध्याय।
नाथूराम शर्मा शंकर, सिया राम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी और बाल कृष्ण शर्मा नवीन इत्यादि ये प्रमुख कवि थे द्विवेदी युग के। इनमें से भी पूछा जाता है, 4 कवियों को दे दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से कवि इस युग के हैं या नहीं है। ऐसी छायावाद का वर्ष 1918 से 1936 तक रहा। इसमें प्रमुख थे प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्तक छंद दिया, सुमित्रानंदन पंत जी ने शब्दों को सरल बनाया और महादेवी वर्मा ने उसमें प्राण डाले। यानी कि बहुत प्रमुख कवि रहे हैं छायावादी युग के। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत जी को ही मिला था। बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी और सिया राम शरण गुप्त, श्यामा नारायण पांडे और गुरु भक्त ये प्रमुख कवि रहे हैं छायावादी युग के। आगे हम प्रगतिवाद युग की बात करते हैं। 1906 से 1942 तक का युग प्रगतिवाद कहा गया है। अब ये ना सोचें कि इनमें ये कवि आ रहे हैं वो भी कवि आ रहे हैं, क्योंकि जो उस काल के बीच में आया है तो वो काल उस कवि को लगना ही लगना है। प्रगतिवाद के आदि कवि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो कार्ल मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। सुमित्रानंदन पंत आ गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, राघ्य राघव सिंह, मंगल सिंह, सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अभी देखा था आपने, ये छायावादी युग में भी थे और इसमें भी हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं छायावादी युग में भी हैं और प्रगतिवाद युग में भी हैं। प्रयोगवाद युग, इस शब्द का प्रचलन सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान आज्ञे। अगर प्रश्न पूछता है कि आज्ञे का पूरा नाम क्या है तो आप लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान आज्ञे। इनके द्वारा तार सप्तक, आज्ञे ने तार सप्तक कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। किसने कहा है? आज्ञे ने। अब आज्ञे कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान आज्ञे। प्रयोगवाद से अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। समकालीन समीक्षा के आज्ञे को अस्तित्ववादी घोषित किया गया। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि सूचक पार्थवादी दृष्टि है। नई कविता की पत्रिका प्रकाशन 1964 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है। इसकी साहित्य की सभी विधाओं, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि हैं। निबंध, कथा, जीवनी, लिखोतार्ज, यात्रा, साहित्य का पत्र इत्यादि। दक्षिण में राष्ट्रकूटों और स्वाधीनता संग्राम आंदोलन हुए थे। आगे राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जिस भाषा से शासन का कामकाज संपादित होता है वह भाषा होती है राजभाषा। उस समय राजभाषा, अशोक के समय पे जो राजभाषा थी वो पाली थी। अशोक के समय पे जो राजभाषा थी वो पाली है। जिस भाषा में शासन का कामकाज होता है उसको कहते हैं राजभाषा। राजस्थान में हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। हिंदी और संस्कृत को मिक्स करके बोला जाता था, वह भाषा ही राजस्थान में राजभाषा थी। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। लेकिन क्या हुआ कि अकबर के दरबार में एक मंत्री थे टोडरमल। इनके आदेश के द्वारा फारसी को राजभाषा घोषित किया गया। इससे पहले हिंदी ही राजभाषा थी, लेकिन इनके कहने पर, इनके द्वारा प्रयास करने पर फारसी को राजभाषा बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, फारसी को राजभाषा बनाए रखा।
लेकिन ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से अंग्रेजी राजभाषा घोषित हुई। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग कहा गया कि जो राजभाषा है उसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे स्थिति आगे खड़ी हो गई कि राजभाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। भारत बहुत बड़ा देश था जिसमें पूरे सभी राज्यों में एक ही भाषा नहीं बोली जाती थी। इस वजह से समस्याएं आगे खड़ी ना हो जाएं, इसी वजह से इसको राजभाषा ही रहने दिया, राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयासों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्हीं के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण भी हुआ था और उस विद्यालय में लोग बाहर से विदेश से भी पढ़ने आया करते थे। इनको भारत रत्न भी मिला है मरणोपरांत। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले उन्होंने सुझाया था और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया कि जो हिंदी है उसको राजभाषा बनाया जाए। ये सबसे पहले किसने इसका प्रस्ताव रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की। अब ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हम अगर बात करें विश्व स्तर की बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी और इन्हीं में ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाना शुरू हुआ है? ये 1975 से मनाना शुरू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समितियों का उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 में राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई। लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें मौजूद रहे। कुल मिलाकर 30 सदस्य इसमें मौजूद रहे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। अगर प्रश्न पूछता है कि राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। ये प्रश्न जो बनते हैं, जिन प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है व्यक्ति, वो यहीं से बनते हैं। अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अन्य हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। जैसे हिंदी भाषा जो है सबसे अधिक बोली जाती है भारत के अंदर, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर है तो वो हिंदी है। लेकिन अगर दूसरी बात करें हम कि दूसरी बोली कौन सी है जो हिंदी के बाद बोली जाती है सबसे ज्यादा, तो वह बांग्ला है। बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में और अधिनियमों में विधेयकों और आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधेयकों और अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी कहने का मतलब ये था कि उच्चतम न्यायालय में और उसके कामकाज में भाषाओं को बोला जाएगा।
अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख भी हुआ है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख किया। अनुच्छेद 350 का में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकार की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न दो बनते हैं इससे। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख। दूसरा बनता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, तो ये क्या है? अनुच्छेद 350 खा। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो अष्टम सूची में सम्मिलित 22 भाषाएं। आरंभ में 14 भाषाओं को इस सूची में सम्मिलित किया गया, जो कि निम्न है। सबसे पहली भाषा जो थी असमिया, दूसरी बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं जो थी वो पहले सम्मिलित थी, लेकिन कुछ संशोधन किए गए और उनमें और भाषाओं को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। आगे 71वें संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में हुआ था, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ये प्रश्न बनता है कि 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, या कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन। ये 2003 में इनमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब इनको याद करने में बड़ा परेशानियां होती है, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, कब नहीं जोड़ी गई। तो इसको याद करने का एक उचित तरीका है 21वें संविधान संशोधन में वर्ष 1967 में सिंधी जो भाषा थी उसको जोड़ा गया था। लेकिन हम बात करते हैं इसमें तो 71वें संविधान संशोधन में इसको कैसे याद करें कि इसमें कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया। तो आप लिख लीजिए इसमें कमाने, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। आगे बात करते हैं हम इसमें इसको कैसे याद करेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो आप एक प्रकार से याद कर सकते हैं वर्णमाला के, जैसे हम लिखते थे बोर्ड मार्क्स। तो इससे याद कर सकते हैं बोडो होगी पहली, फिर डोगरी होगी, फिर मैथिली होगी और फिर संथाली होगी। बोर्ड मार्क्स से याद कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी 4 भाषाएं शामिल की गई थी। आगे हम बात करते हैं हिंदी की उपभाषा और बोलियां। तो हिंदी की उपभाषा 5 थी, लेकिन बोलियां थी 17 भी थी, कुछ लोग 18 भी मानते हैं। तो ये जो मुख्य उपभाषा थी 1, 2, 3, 4, 5, और इनके अंदर जो बोलियां आने वाली थी उनको हम बोलते हैं अंतर्गत बोलियां। पहली थी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। जैसे पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी बोली थी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। खड़ी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली को कौरवी बोली बोलते हैं, ये यूपी और दिल्ली में बोली जाती है। ब्रजभाषा यूपी, मथुरा, आगरा में बोली जाती है। यूपी, मथुरा, आगरा में बोली जाती है ब्रजभाषा। कन्नौजी की बात करें तो ये यूपी और कन्नौज में बोली जाती है। बुंदेली की बात करें तो यूपी और एमपी में बोली जाती है, बुंदेलखंड। ऐसे हरियाणवी को बांगरू बोलते हैं और ये हरियाणा में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बात करें, ये भाषा यूपी, इसमें भाषा जो थी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है।
ये यूपी के मुख्य क्षेत्रों में बोली जाती है। यूपी एमपी में बोली जाती है बघेल, और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ऐसी राजस्थानी हिंदी है, ये मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी जो है इसको ढूंढानी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और मवाली जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ऐसी हम बात करते हैं बिहारी की, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहार और पूर्वी यूपी में बोली जाती है, यानी कि बिहार से लगा हुआ जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी की बात करें, कुमाऊनी जो उत्तराखंड में बोली जाती है, और गढ़वाली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, जो कि उत्तराखंड से सटा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद इस समय संसार में बोली जाने वाली अगर कोई भाषा है तो वो है हिंदी। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इनके उपन्यासों में लाल पसीना बहुत प्रसिद्ध रही है, 1977 में सर्वश्रेष्ठ थी जो। और इनको क्यों कहा जाता है मॉरिशस का प्रेमचंद? उन्होंने 14 उपन्यास लगभग 200 कहानियों की रचना की थी, इसी वजह से इनको अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। जैसे फिजी में जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। इनकी थी सवेरा, वर्ष 1976 में थी। धरती मेरी माता वर्ष 1978 में आई थी। फिर इनकी तीसरी थी करवट, 1979 एक उपन्यास था। इंसान जाग उठा वर्ष 1959 में आई थी। इसको पूछा गया है कई बार, इंसान जाग उठा। देखो में दीप वर्ष 1960, आज़ादी की किरणें वर्ष 1970, और यह एक बहुत पूछी गई है हीर रांझा, यह 1971 में इनके द्वारा लिखी गई। बात करते हैं हिंदी के सम्मेलन की। विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रसार करना था। हिंदी हमारी, इसको इसलिए बढ़ाया गया कि हिंदी को भी लोग जानें और हिंदी को लोग समझें। जब विश्व हिंदी सम्मेलन होता है तो ये वर्ष 1975 से स्टार्टिंग होती है सबसे पहले सम्मेलन की, और ये कहीं भारत में ही होता है। कहाँ होता है? नागपुर में। पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी तक 1975 भारत के नागपुर में होता है, और दूसरा सम्मेलन जो है 28 से 30 अगस्त 1976 में होता है। ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में होता है। तीसरा जो है 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत में होता है, और चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में होता है। पांचवा 4 से लेके 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद से होता है। 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन ब्रिटेन छठा सम्मेलन होता है, और 7वां सम्मेलन जून 2003 पारामारिबो सूरिनाम में होता है। 8वां न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है, और ये जुलाई 2007 में होता है। 9वां सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है। 10वां सम्मेलन 2015 भोपाल भारत में ही होता है, और 2018 वाला जो होता है मॉरिशस में होता है। अगली बात करते हैं 2021 में भी एक सम्मेलन होता है। अब हम इन सम्मेलनों को याद करने का एक तरीका है हमारे पास। इससे पहले हम आपको और सम्मेलन दिखा दें। 11वां जो हिंदी विश्व सम्मेलन है वो मॉरिशस में 18 से 20 अगस्त 2018 तक हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और इसका जो थीम थी या विषय था हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति इसकी जो है थीम थी या विषय था।
12वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी देश के नांदी शहर में आयोजित किया गया था और इसका विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसका विषय था। हम बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की भाषा में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। विश्व हिंदी सम्मेलन को याद करने का तरीका, प्रश्न बनता है कि पहला कौन सा है, कि दूसरा कौन सा है, कि तीसरा कौन सा है, हम कैसे किस तरीके से याद कर पाएंगे। इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखें और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। तो कैसे याद करें कि पहला नागपुर में हुआ है, दूसरा पोर्ट लुइस में हुआ है, तीसरा नई दिल्ली में हुआ है, चौथा फिर पोर्ट लुइस में हुआ है, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ है, लंदन में हुआ है, पारामारिबो में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, जोहान्सबर्ग में हुआ है और भोपाल में हुआ है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक बेहतर और आसान तरीका आपके लिए बनाया है। तरीका ये है, तो हमने बहुत आसान तरीके से बनाया है और ये तरीका हमारा पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ये पूरे YouTube पे पहली बार ही आपको इतना बेहतर तरीका इसको याद करने का मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो ये था हमारा तरीका। देखते हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं। न पाया है न पाना है, पल भर प्यार न जाना है, भौकाल मेरा आना है। नागपुर, न पाया है न पाना है, पल भर प्यार न जाना है, भौकाल मेरा आना है, भौकाल मेरा आना। इतना आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसे याद करेंगे। न नागपुर, पाया पोर्ट लुइस, न नई दिल्ली, पाना पोर्ट लुइस, पा पोर्ट ऑफ स्पेन, ला लंदन, प्यार पारामारिबो, न न्यूयॉर्क, जाना जोहान्सबर्ग और भोपाल से भोपाल। न पाया है न पाना है, पल भर प्यार न जाना है, भौकाल मेरा आना है, भौकाल मेरा आना है। ये विश्व हिंदी सम्मेलन याद करने का सबसे आसान और बहुत ही बेहतर तरीका था। आप भूलेंगे भी नहीं इसको, कि इस क्रम में आप उसको याद कर सकते हैं। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे भी बेहतर और आसान तरीका आपको अगली क्लास में मिलने वाला है।